का ये नंबर आपको दिया गया है, व्हाट्सएप का ये नंबर है ना। तो यहाँ से आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं डीएलएड का पार्ट नंबर दूसरा। पार्ट नंबर 1 इसका समान अध्ययन था और पार्ट नंबर 2 इसका डीएलएड का है, जो आपको 75 प्रश्न है। तो सभी लोग आ जाइए। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं? वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा एक बार, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास 1 से सवा घंटे की क्लास होगी और बिल्कुल आपको पूरा देखना है ना। 2-4 क्वेश्चन देखने से कुछ नहीं होने वाला है, उससे अच्छा आप अभी ही चले जाइए। ठीक है, अगर देखना है तो मन से पढ़िए, अन्यथा छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज का पहला प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में अक्षम होते हैं। देखिए क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है और ये दोस्तों पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से लिया गया है ना। जीन पियाजे के बारे में मैंने आप लोग को कई बार बताया हूँ। उसका संज्ञानात्मक विकास जो 4 भागों में बांटा है उन्होंने, उसके बारे में मैं फिर से भी बता दूंगा और उसी से संबंधित आपका ये क्वेश्चन है और यहाँ से एक सवाल आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो ये जो चरण होता है ना, 4 चरण इन्होंने बताया है जीन पियाजे के द्वारा। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करने लगते हैं। ठीक है, और इस समझ को संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में वो अक्षम होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल कब से कब तक होता है, इसका उम्र क्या होता है, तो उम्र के बारे में आप इसको लिख लीजिएगा। 2 साल से लेकर के 7 साल के जो बच्चे होते हैं ये बच्चे इस प्रकार के कार्य करते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था जो होता है दोस्तों, इनकी उम्र कितनी होती है, तो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, है ना। देखिए जीन पियाजे महोदय ने दोस्तों 4 भागों में बांटा है संज्ञानात्मक विकास की। एक तो बांटा उन्होंने संवेदी पेशीय अवस्था, सबसे पहली अवस्था जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक माना उन्होंने। दूसरा उन्होंने बांटा दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो यहाँ पर आपको दिया गया है 2 साल से लेकर के 7 साल तक। तीसरा उन्होंने बांटा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र है 7 साल से लेकर 11 वर्ष तक, है ना। कहीं कहीं 11-12 भी होता है, तो 7 साल से लेकर के 11 वर्ष तक ध्यान रखना है। और लास्ट में जो था वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसी को कहा जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो उम्र है वो आपको 11 साल से लेकर के 15 साल तक इसको माना गया है। तो ये चारों आपको याद रखना है, संवेदी पेशीय, अमूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक का उम्र कितना होता है, 2 साल से लेकर के 7 साल तक। तो ये जो 4 भागों में बांटा है इन्होंने, किसने बांटा है, तो ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जीन पियाजे महोदय ने बांटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से एक सवाल एग्जाम में आपको जरूर पूछेगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आपका 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। देखिए प्राथमिक संस्थाएं कौन होती है दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने माता पिता के साथ रहता है, उसके बाद आस पड़ोस आता है, तब जाकर के फिर धीरे धीरे वो स्कूल जाएगा और समाज के बीच में जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर क्या होने वाला है कि बच्चोंकरण के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं जो होगी वो सबसे पहले तो परिवार होगा, है ना। सबसे पहले क्या होगा, ये वाला तो ऑप्शन ऐसा ही खत्म हो गया। सबसे पहले परिवार होगा दोस्तों, उसके बाद संचार होगा। बिल्कुल गलत है, संचार तो होगा ही नहीं, परिवार होगा और पास पड़ोस होगा, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 78 नंबर, है ना। क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक संस्थाएं कह रहा है, तो प्राथमिक संस्थाएं का मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो किस वातावरण में रहता है ना। अपने माता पिता के साथ ही रहेगा, यानी परिवार के साथ रहेगा, है कि नहीं। 6 महीने तक तो वो बच्चा कहीं जाएगा ही नहीं,
है ना। साल भर होता है बच्चा तब थोड़ा बहुत डेगा डेगी देने लगता है, तो ई घर से वो घर थोड़ा बहुत जा सकता है, ठीक है। तो ये प्राथमिक है, तो प्राथमिक में आ जाएगा परिवार और पास पड़ोस। अगर सिर्फ परिवार दिया हुआ है तो सिर्फ परिवार भी हम उसको टिक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 78 कि विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना से है। कह रहा है दोस्तों कि विकास के वो कौन सा क्षेत्र है। देखिए विकास का बहुत सारा क्षेत्र है ना। संवेगात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, शारीरिक क्षेत्र, ठीक है। तो ये विकास के क्षेत्र हैं। तो विकास के क्षेत्र में कह रहा है कि वो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जिसमें ध्यान है, स्मृति है, समस्या समाधान है, कल्पना है और रचना बच्चे करने लगते हैं। तो ये जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र, है ना। ये जो सारे चीज आते हैं, ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, ये सब आते हैं किस क्षेत्र में? संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज एक लाइक भी करते चलिएगा, है ना सभी लोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 79 नंबर 79 कह रहा है दोस्तों कि विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। देखिए विकास के बारे में सही वक्तव्य आपको यहाँ पर बताना है। विकास एक दिशाई और एक आयामी होता है, बिल्कुल गलत बात है। विकास एक दिशाई नहीं होता है, विकास परिवर्तनीय है, बिल्कुल सही है। विकास जो है पूर्ण रूप से अनुवांशिक से योजनाबद्ध होता है, अनुवांशिक से होता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता है, ठीक है। सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ाव को प्राप्त करते हैं, ये सब भी बिल्कुल गलत है। सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकास क्या है तो परिवर्तनीय है ना। विकास क्या है तो विकास परिवर्तनीय है। आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। देखिए बाल विकास के ना बहुत सारे सिद्धांत हैं। सिद्धांत भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि परस्पर संबद्धता का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत, विकास का सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, बुद्धि एवं विकास का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत भी आप ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा मैं उसको पढ़ाते चलूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 80 नंबर कि निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशीय नियंत्रण कर पाते हैं। देखिए अभी मैंने सिद्धांत बताया था ना, और सिद्धांत ये आपको पूछ दिया कि वो कौन सा सिद्धांत है जिसमें बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, तो अपनी भुजाओं पर यानी कि भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशी नियंत्रण कर पाते हैं। तो इस विकास को क्या कहते हैं? इस विकास को कहते हैं दोस्तों विकास का अधोगामी सिद्धांत। इस विकास को क्या कहते हैं? विकास का अधोगामी सिद्धांत इस विकास को कहा जाता है। आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशी नियंत्रण कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 81 नंबर कि दीवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति बालक की इस अवस्था में पाई जाती है। बताइए दोस्तों दीवा स्वप्न यानी कि डे ड्रीमिंग मतलब कि दिन में ही बच्चे स्वप्न देखने लगते हैं। दीवा स्वप्न मतलब दिन में ही बच्चे स्वप्न देखने लगते हैं। तो ये देखने की जो प्रवृत्ति होती है वो किस अवस्था में पाई जाती है? ये वही अवस्था है दोस्तों जिसको तूफान की अवस्था कही जाती है। और तूफान की अवस्था किसको कहते हैं? तो किशोरावस्था को, है ना। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 82 नंबर की वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वयस्कता, हाँ ना। तो वयस्कता की संक्रमण किसमें पाया जाता है? सबसे ज़्यादा व्यस्त जो बच्चे रहते हैं, मनुष्य जो रहता है वो किस अवस्था में रहता है? पूर्व क्रियात्मक में, बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। दोस्तों ऑप्शन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। किशोरावस्था की जो उम्र होती है ना, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, बहुत ज़्यादा तनाव होती है, बहुत ज़्यादा क्या कहें उसको, सब चीज़ होती है।
यही जो उम्र है और किशोरावस्था की उम्र कितनी होती है, तो 12 साल से लेकर के 18 साल तक की उम्र को क्या कहते हैं, किशोरावस्था। याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो किशोरावस्था 12 से लेकर के 18 के बीच मानी जाती है और इस अवस्था में महत्वपूर्ण क्या होता है दोस्तों, शारीरिक बदलाव आता है, मानसिक बदलाव आता है, सामाजिक बदलाव आता है, संवेगात्मक बदलाव आता है। ये सारे चीज का बदलाव होता है हमारे शरीर में। ठीक है, बहुत ऊंची ऊंची आकांक्षाएं उत्पन्न होती है, कल्पनाएं बहुत बड़ी बड़ी करने लगते हैं बच्चे। ठीक है, और व्यवहार में भटकाव भी दोस्तों इसी उम्र में आता है। अगर गलत संगति में बच्चा पड़ गया तो वो भटक जाएगा। ठीक है, तो इस उम्र में ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका 83 नंबर। 83 कह रहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया को विस्तार मिलता है। समाजीकरण की प्रक्रिया को विस्तार किससे मिलता है दोस्तों, सामाजिक अनुमोदन से या नैतिक गुणों के विकास से, या फिर आपका कह रहा है कि सामाजिक मनोवृत्ति के विकास से या आर्थिक न्याय से। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा 83 का। देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया को विस्तार मिलता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसको विस्तार किससे मिलेगा, इसको विस्तार मिलता है नैतिक गुणों के विकास से। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक अनुमोदन से, नैतिक गुणों के विकास से तथा सामाजिक मनोवृत्ति के विकास से ये आपका होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 84 नंबर। 84 कह रहा है कि आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों की व्यवहारिक समस्याओं का निदान करने जैसा कार्य किसके अंतर्गत आता है। हाँ ना, देखिए ये पीडीएफ जब हम आपको दे देंगे तो पीडीएफ को दोस्तों एक बार टेस्ट के रूप में आप लगाइएगा, है ना, और फिर आप चेक करिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। इसको अगर निकाल करके लगाते हैं तो और अच्छी बात है, अगर मोबाइल से ही लगा लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है, उससे भी आप काम चला सकते हैं। लेकिन अगर निकाल के लगाते हैं तो और अच्छा होगा, है ना, लेकिन निकालने में थोड़ा खर्च आएगा 10-20 रुपया, है कि नहीं। कह रहा है कि आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों की व्यवहारिक समस्याओं का निदान करने जैसा कार्य किसके अंतर्गत आते हैं, सामुदायिक मनोविज्ञान, पास पड़ोस संबंधी मनोविज्ञान, जनन मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। अब इसमें देखिए इस प्रकार के सवाल को क्या करेंगे ना, सबसे पहले ऑप्शन छांटने का हम प्रयास करेंगे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोस्तों आस पड़ोस में रहने वाले, तो आस पड़ोस में हमारे समुदाय के लोग रहते हैं। संबंधी की बात नहीं कर रहा है, जनन की बात नहीं कर रहा है, विकास की बात नहीं कर रहा है, समुदाय की बात कर रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। ठीक है, सामुदायिक मनोविज्ञान के अंतर्गत दोस्तों ये आता है। अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर। 85 कह रहा है कि बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। आप शिक्षिका हैं तो बच्चे में कौन से तरीके का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, बच्चे को क्या करना है दोस्तों, सीखने का आकलन करना है, तो कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के लिए। अब जैसे कि कक्षा में की गई अंतःक्रिया, है ना, इससे भी हम कर सकते हैं, परियोजना कार्य से भी कर सकते हैं, पोर्टफोलियो से कर सकते हैं और आत्म आकलन से कर सकते हैं। यानी कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला है एक से अधिक होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई होने वाला है। देखिए, इस प्रकार के जैसे ही क्वेश्चन आवे ना, तो ये सब क्वेश्चन बनाने का तरीका एक ही है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस किए हुए रहिएगा तो आप एग्जाम हॉल में कर सकते हैं। इसलिए बार बार डेली इसको देखना जरूरी है, बनाना जरूरी है। अगला प्रश्न है आपका 86 नंबर। कह रहा है कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उसकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है ना। क्या कह रही है शिक्षिका, विद्यार्थी को स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने के लिए वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है दोस्तों, है ना, किस तरह के कौशल विकसित ध्यान करने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन को पढ़ना है और फटाफट जवाब देना है। ऑप्शन कह रहा है घोषणात्मक, अधिसंज्ञानात्मक, प्रतिक्रियात्मक, शब्दार्थ।
राइट आंसर हमारा होने वाला है अधिसंज्ञानात्मक। तो ये सारे सवाल तो आपको बिना पढ़े हुए काम नहीं चलने वाला। यानी कि एक शिक्षिका जो है विद्यार्थी से उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है, तो वह विद्यार्थियों के बीच कौशल विकास का चरण अधिसंज्ञानात्मक पर वो केंद्रित कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 87 नंबर। 87 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। अब समावेशन की संस्कृति को कौन दर्शाता है दोस्तों? ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है, या फिर बी नंबर है कि विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित किया जाता है। अगला है कि विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अभिभावक और समाहित महसूस करते हैं। गलत है। विद्यार्थी को उनकी योग्यताओं के आधार पर अस्थायी समूह बांटा जाता है। नहीं, इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, आपका 88 नंबर। वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों सभी लोगों को जल्दी से। अगला प्रश्न है 88 नंबर की स्व अध्ययन की आदत आप छात्रों में किस प्रकार विकसित कर सकते हैं। स्वयं अध्ययन करना है बच्चों को, है ना। अगर कोई नहीं है क्लास में, घर में, फिर भी बच्चे को क्या करना है? अध्ययन करना है, यानी कि स्वयं पढ़ाई करना है। तो इसके लिए आप छात्रों में किस प्रकार की आदत को आप विकसित करेंगे? तो इसमें आप करेंगे दोस्तों स्वयं अध्ययन के प्रति प्रेरणा देकर, है ना। स्वयं अध्ययन के प्रति प्रेरणा देकर के इसका विकास करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 89 नंबर की अगर कक्षा के कुछ छात्र उदंड हैं, उन स्थिति में आप कैसे पढ़ाएंगे। जी हाँ, इस प्रकार के छात्र तो होते हैं कक्षा में, है ना। कुछ न कुछ तो बच्चे होते हैं, उदंड होते हैं, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? छात्रों पर बिना ध्यान दिए अपने पाठ को पूरा करते रहेंगे। बिल्कुल गलत बात है ना। छात्र पर ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें समझाकर मनोवैज्ञानिक ढंग से पढ़ाएंगे, ठीक है। उनके अभिभावकों को बुलाकर यथाशक्ति अवगत कराएंगे, ये भी ठीक नहीं है। प्रधान, ये भी ठीक नहीं है। सबसे अच्छा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर कि उन्हें समझाएंगे सबसे पहले, कि आखिर कारण जानने का प्रयास करेंगे और उन्हें मनोवैज्ञानिक ढंग से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर। 90 कह रहा है कि विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर करता है। ना, समाजीकरण जो है वो किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर करता है, ये बताइएगा। तो सबसे अधिक निर्भर करता है दोस्तों किस पर? सामुदायिक भावना का विकास, पाठ्यक्रम, पाठ्येतर कार्यक्रम, अनुशासन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी कि सामुदायिक भावना का विकास। जी हाँ, सामुदायिक भावना का विकास हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका 91 नंबर। 91 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम प्रभावी विधि है। न्यूनतम प्रभावी विधि कह रहा है ना, सबसे कम प्रभाव विधि कौन सी है? समस्या समाधान, कक्षा वाद विवाद, कक्षा में रटना, पैनल विचार विमर्श। तो रटना क्या हो जाएगा? सबसे न्यूनतम प्रभावी होगा, है ना। रटने पर तो जोर देना ही नहीं है, तो क्या है? सबसे न्यूनतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है आपका 92 नंबर। कह रहा है कि विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास कैसे करेंगे, है ना। सहयोग की भावना का विकास होना बहुत जरूरी है ना। बच्चे को एक दूसरे को सहयोग भी करनी चाहिए, ठीक है। तो इस भावना का विकास करने के लिए सहयोग की भावना का उदाहरण देंगे, या फिर दोस्तों की सहयोग पर फिल्म दिखाएंगे, या रचनात्मक कार्य करेंगे, या ऐसा काम देकर जिसमें सब मिलकर एक साथ काम करें। जी हाँ, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। तभी ना उसको समझ में आएगा कि सहयोग करने से क्या फायदा है, क्या लाभ है ना। यानी कि ऐसा काम दीजिए ताकि सभी बच्चे मिलकर के करें, है ना। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। 93 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा में आईसीटी का उपयोग का उद्देश्य क्या है। जी हाँ, आईसीटी से भी आपको एक सवाल एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो आईसीटी का उद्देश्य क्या है दोस्तों शिक्षा में, इसका उपयोग से, है ना। शिक्षा में जो आईसीटी का उपयोग करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आईसीटी के उपयोग का उद्देश्य जो है वो अधिगम परिणामों का अनुकूलन करना, ठीक है। अधिगम परिणामों का अनुकूलन करना है इसको,
यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। शिक्षा में जैसे कि सूचना है, संचार प्रौद्योगिकी है ना, शिक्षा का वह तरीका है दोस्तों जो सूचना के वितरण का समर्थन, संवर्धन और अनुकूलन करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। ठीक है, आजकल शिक्षा में देखिए हर एक स्कूल में लैब बनाया जा रहा है, बच्चों को इंटरनेट से पढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है इंटरनेट चलाने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए। ठीक है, तो यही सभी चीज़ तो आएगा आईसीटी के अंतर्गत। 94 नंबर प्रश्न है आपका कि कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी। बताइए, कक्षा में संस्कृति और भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी। क्वेश्चन को ना आप भी एग्जाम में कम से कम 2 बार जरूर पढ़िए। देखिए, मैं भी हर एक क्वेश्चन को लगभग 2 बार पढ़ लेता हूँ, आपको भी एग्जाम में 2 बार जरूर पढ़ना है। 2 बार पढ़ने से क्या होता है, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा बनाइएगा क्या। क्वेश्चन समझ में आएगा तो समझिए आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया, आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया तो ठीक है। बस अब आपको काम क्या है, तो ऑप्शन को छांटना है। अब ऑप्शन को छांटने का अब सीखना पड़ेगा आपको, ये तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा, जितना ज़्यादा डेली क्लास करिएगा, देखिएगा, तो वो धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। 94 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर हो जाएगा कि विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना, है ना। क्वेश्चन था कि कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी, तो विभिन्नताओं को ध्यान के रूप में न देखना। अगला प्रश्न है आपका 95 नंबर। 95 है कि समावेशी शिक्षा। देखिए आ गया, समावेशी शिक्षा के बारे में आपको बताना है। समावेशी शिक्षा के बारे में मैंने बता ही दिया हूँ पहले ही कि समान शिक्षा, है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया बढ़ावा देना नहीं है। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, ये भी गलत है। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने संबंधित है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनानी है। क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है ना काफ़ी घुमा दिया है ना। उतना आप सिंपल सोचिएगा कि समावेशी शिक्षा का आप सिंपल जो ऑप्शन खोज रहे हैं कि सभी को समान शिक्षा, है ना, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, है ना, विकलांग हो दिव्यांग हो या फिर कोई भी हो, सभी को समान शिक्षा, तो वो यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपको मिलने वाला है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ठीक है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है समावेशी शिक्षा, यानी कि जो हमारे कक्षा है दोस्तों उसमें सभी प्रकार के बच्चे रहेंगे, है ना, सभी प्रकार के बच्चे रहेंगे, है ना। मंदबुद्धि बच्चे भी उसमें पढ़ सकते हैं, महिलाएं गर्ल्स भी रहेगी, बॉयज भी रहेगा, ठीक है, सभी प्रकार के बच्चे रहेंगे, यानी कि विविधता का उत्सव उसमें होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होता है। कभी कभी क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना घुमा देता है। अगला प्रश्न है आपका 96 नंबर की बुद्धि लब्धि परीक्षण में अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि क्या है। देखिए, बुद्धि लब्धि के बारे में मैंने आप लोग को पहले भी बताया हूँ और बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला भी मैंने कई बार बताया हूँ। अब फॉर्मूला किसको किसको याद है जल्दी से कमेंट करिए, है ना। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला किसको किसको याद है। यहाँ पर कह रहा था दोस्तों कि अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। देखिए, अल्प जो बालक होता है उसका जो बुद्धि लब्धि होगा वो 70 से 90 के बीच में होगा, है ना। अल्प वाला यानी कि कम, अल्प मतलब क्या होता है, बहुत कम। ठीक है, तो इसका होता है 70 से 90 के बीच में होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए, और जो मतलब सामान्य बालक होते हैं उनका जो बुद्धि लब्धि होता है वो 90 से लेकर के 110 तक होता है सामान्य बालक का, है ना। अगर पूछता सामान्य बालक तो ये हो जाता सामान्य बालक। ठीक है, और एक होता है दोस्तों कि आपका विकासशील बालक, है ना, या सृजनात्मक बालक, तो उसका दोस्तों 110 से ज़्यादा होता है। ठीक है, उसका बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होता है, 120 हो सकता है, 130 हो सकता है। ठीक है, 110 से ज़्यादा रहेगा उसका। हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर। मैंने अभी आपसे पूछा कि बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है, तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। लिख लीजिएगा, मानसिक आयु, है ना, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। ठीक है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100, ये होता है बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 97 नंबर। 97 कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में क्या करना है
है ना। एक फिर से क्वेश्चन आ गया समावेशी कक्षा वाला। तो समावेशी कक्षा में दोस्तों विद्यार्थी जो होता है वो समतापूर्ण तरीके से पढ़ते हैं और विकसित होते हैं। यानी समतापूर्ण मतलब समान तरीके से, समता मतलब समान, समावेशी मतलब समान, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थी जो होते हैं वो समतापूर्ण तरीके से पढ़ते हैं और विकसित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 98 नंबर दोस्तों कि शारीरिक रूप से व्यक्ति के बीच जो भिन्नता दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है बाहरी भिन्नता, आंतरिक भिन्नता, व्यक्ति भिन्नता, व्यवहार भिन्नता, है ना। तो इसको कहा जाता है शारीरिक रूप से, है ना। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था, क्वेश्चन को इसलिए कहते हैं ना कि थोड़ा गौर से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था शारीरिक रूप से दोस्तों व्यक्ति के बीच में जो भिन्नता होती है, तो शारीरिक रूप से अगर कह दिया तो यहाँ पर हो जाएगा आपको बाहरी भिन्नता, है ना। शारीरिक रूप से बोल दिया, इसका मतलब क्या होगा? बाहरी भिन्नता होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 99 नंबर कि एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है तो बालक क्या है? देखिए मैंने अभी ना आपको बताया था दोस्तों कि बुद्धि लब्धि के बारे में फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। और वही देखिए यहाँ पर आपको फिर से वो क्वेश्चन आ गया कि बुद्धि लब्धि क्या है? 85 है। अब जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 85 है तो मैंने अभी बताया था कि 70 से 90 जिसका बुद्धि लब्धि होगा, है ना, 70 से 90 जिसका बुद्धि लब्धि होगा वो क्या आएगा? अल्प बुद्धि में आएगा, है ना। यानी अल्प बुद्धि में आएगा दोस्तों, यानी कि मंद बुद्धि भी उसको कह सकते हैं, अल्प बुद्धि कह सकते हैं। तो 85 वाले को आ जाएगा दोस्तों आपको मंद बुद्धि बालक में, पिछड़ा में नहीं आएगा ये, ठीक है, पिछड़ा में नहीं आएगा। तीव्र बुद्धि तो होगा ही नहीं, सामान्य बुद्धि भी नहीं होगा, क्योंकि सामान्य बुद्धि कितना होता है? 90 से लेकर के 110 तक होता है। यानी 100, कभी कभी दोस्तों 100 से 110 देगा या 90 से 110, ये होता है आपको सामान्य बुद्धि का, ठीक है। मंद बुद्धि हो जाए, यहाँ पर हो जाएगा आपको 85, ठीक है। चलिए, और बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर है, शतक लगा दिए हैं हम लोग। प्रश्न कह रहा है कि एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने देना चाहिए के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं कि चाहते हैं कि प्रश्न पूछे ही नहीं, ये तो बहुत गलत बात है ना। आप बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए, जितना ज़्यादा प्रोत्साहित कीजिएगा बच्चे के मन में प्रकार प्रकार के प्रश्न आएंगे, है ना, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ताकि वो पूछे और उसके अंदर जो भी हेजिटेशन है वो समाप्त हो, जो भी कमियां हैं वो दूर हो। इस प्रकार का माहौल बनाइए क्लास में, है कि नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों क्वेश्चन पूछने के लिए बच्चों को, है ना। जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 101 नंबर की बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? बच्चे जो हैं किस शिक्षा शास्त्र द्वारा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश के द्वारा, पुनरावृत्त यंत्रवत अभ्यास द्वारा, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, या कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। तो इनाम वगैरह का बात नहीं करना है, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये होता है सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम, है ना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 102 नंबर है, 12 नहीं है। 102 नंबर कह रहा है कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? बताइए दोस्तों किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कितना मस्त सवाल है। एक सवाल तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से, एक क्या 2 से 3 सवाल आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूछेगा, है ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अगर पूरी जानकारी होगी तभी ये सवाल आप बन पाएगा, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हम अलग भी वीडियो भी बनाए थे, देख लीजिएगा, लगभग आधा घंटा का होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त इमारती ढांचा, या प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षा, कौन सा नहीं है ये पूछ रहा था दोस्तों। तो देखिए दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में अनिवार्य विशेष शिक्षा, है ना, अनिवार्य विशेष शिक्षा का प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है।
ठीक है, अनिवार्य विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, क्योंकि ये हमारी नई शिक्षा नीति है ना। अगला प्रश्न है कि कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। क्या करेंगे, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, तो उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। उनके बारे में निर्देश देना चाहिए, उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित रखना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 104 नंबर। 104 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है ना, बताइएगा दोस्तों। सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है, वो कौन सी दिव्यांगता है ना। उस दिव्यांगता को क्या कहते हैं। देखिए, दिव्यांगता भी तो कई प्रकार के होते हैं, है ना, दिव्यांगता भी तो कई प्रकार के होते हैं। तो कह रहा है सामाजिक संचार में चुनौती का कारण बनती है, आंसर हो जाएगा आत्म केंद्रित या फिर स्वलीनता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, आत्म केंद्रित या स्वलीनता जो है ये दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 105 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता है ना। शिक्षण सिद्धांत के रूप में उसको नहीं लेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 105 का। इसके 105 का आंसर हो जाएगा विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना। विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना, ये दोस्तों भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में इसको नहीं लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 106 नंबर। 106 नंबर कह रहा है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है ना, किसके सिवाय, है ना, किसके सिवाय सफल समावेशन की आवश्यकता होती है दोस्तों। पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना। 106 का हो जाएगा पृथक्करण, है ना, पृथक्करण के सिवाय यहाँ पर सफल समावेशन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 107 नंबर कि बालकों में शैक्षिक मंदता का मुख्य कारण क्या है। बताइएगा शैक्षिक मंदता का मुख्य कारण क्या है। शैक्षिक मंदता का मुख्य कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि दोस्तों विद्यालय का वातावरण प्रतिकूल होना, है ना, या फिर आपको पाठ्यक्रम का कठोर होना। ठीक है, इससे भी तो आपका शैक्षिक मंदता आएगा। ठीक है, या फिर अयोग्य अध्यापक होना, है ना, इससे भी हो जाएगा। शिक्षक का अभाव है तो भी होगा आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक से अधिक हो जाएगा, है ना। इस प्रकार का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 108 नंबर। 108 नंबर कह रहा है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार किसके द्वारा होता है। कमजोर बालक द्वारा, बलवान बालक द्वारा, पिछड़े बालक द्वारा, बुद्धिमान बालक द्वारा। क्या होगा दोस्तों 108 का। 108 का हमारा आंसर हो जाएगा कमजोर बालक के द्वारा दोस्तों, है ना। कमजोर बालक जो होते हैं उनके द्वारा ही मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार होते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 109 नंबर। 109 कह रहा है कि जब कोई नेता, जी हाँ, जब कोई नेता समूह की निर्णय लेने की प्रक्रिया में त्रुटि करता है तो क्या करना चाहिए, है ना। काफ़ी बड़ा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, जल्दी से पढ़िएगा, इसका जवाब दीजिएगा, है ना। जब कोई नेता समूह की निर्णय लेने की प्रक्रिया में त्रुटि करता है तो उसे क्या करना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, अपनी त्रुटियों को स्वीकार करना चाहिए और अपने अनुयायियों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। या फिर बी नंबर है त्रुटियों को स्वीकार नहीं करना चाहिए और अन्य सदस्यों द्वारा दी गई त्रुटियों में सिद्ध करना चाहिए। सी नंबर है कि त्रुटियों को नियमित रूप से दोहराना चाहिए। दोहराएगा भैया तो गलत हो जाएगा। समूह के मानदंडों की पहचान करनी चाहिए और सभी परिस्थितियों में उनका पालन करनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर, है ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट वो जो सही होगा वो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 110 नंबर।
110 नंबर है कि बुद्धि और विकास संबंधी दिशा और परिणाम को स्पष्ट करने वाला प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइएगा। बुद्धि और विकास संबंधी दिशा और परिणाम को स्पष्ट करने वाला प्रमुख कारण कौन सा है? तो प्रमुख कारण यहाँ पर पूछ रहा है ना। तो प्रमुख पूछ दिया दोस्तों तो कोई एक कारण होगा, ऐसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, तो प्रमुख में हो जाएगा आयु और उम्र। जी हाँ, तो प्रमुख कारण में आ जाएगा आपका आयु और उम्र हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 111 नंबर की, बालक के वृद्धि और विकास में किस संस्कार क्रम के उपरांत तत्काल शुरू हो जाता है? ना, वृद्धि एवं विकास निम्नलिखित में से किस संस्कार कर्म के उपरांत शुरू हो जाता है दोस्तों? तो कब शुरू होता है ये बताइएगा। देखिए, विकास कब शुरू हो जाता है? जब बच्चे माँ के गर्भ में होता है तभी से ये शुरू हो जाता है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो गर्भाधान हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12 नंबर कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक विशेषता के प्रमुख आयाम परिमाणात्मक एवं गुणात्मक है? किस मनोवैज्ञानिक विशेषता के प्रमुख आयाम दोस्तों परिणामात्मक और गुणात्मक है? बुद्धि है, विकास है, परिपक्वता है, चिंतन है। देखिए, यहाँ पर बुद्धि भी हो जाए, वृद्धि भी हो जाएगा, बुद्धि नहीं वृद्धि है ना, वृद्धि भी होगा, विकास भी होगा, परिपक्वता भी होगा। ठीक है, ये प्रमुख आयाम परिणामात्मक एवं गुणात्मक होते हैं, इसीलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चिंतन नहीं होगा, यहाँ पर 1 2 3 सही है, ए बी सी आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 13 नंबर की, वृद्धि एवं विकास संबंधी वंशानुगत प्रभाव, जैविक संरचना, संवेगात्मक एवं सामाजिक कारक कौन से हैं, बताइएगा। वृद्धि एवं विकास संबंधी वंशानुगत प्रभाव, जैविक संरचना, संवेगात्मक, सामाजिक कारक कौन से हैं? तो क्या होगा दोस्तों 113 का। देखिए, इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें भी आपका जो हो जाएगा आपका आंसर इसका भी जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 से अधिक हो जाएगा, है ना। इसका भी आंसर क्या होगा, 1 से अधिक हो जाएगा। आंतरिक कारक, बाहरी कारक, पर्यावरणीय कारक, पारिवारिक कारक, ये सारे हो जाएंगे आपके, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 1 से अधिक यहाँ भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ भी आपका 1 से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 114 नंबर प्रश्न की, वृद्धि एवं विकास से संबंधित सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है ना। वृद्धि विकास से संबंधित सिद्धांत कौन सा है ये बताना है। 14 का आंसर क्या होगा? देखिए, वृद्धि विकास की कौन से सिद्धांत बताना है। एकरूपता एवं निरंतरता का सिद्धांत, आनुवंशिक एवं वातावरण का सिद्धांत। तो यहाँ भी देखिए दोस्तों, आपको एकरूपता और निरंतरता ये भी ठीक है, आनुवंशिकता और वातावरण ये भी ठीक है ना। वैयक्तिक भिन्नता और वर्तानुकार ये भी ठीक है, समाजीकरण का सिद्धांत ये भी ठीक है। यहाँ भी आपका आंसर होगा 1 से अधिक। अब देखिए, वृद्धि और विकास में कोई एक कारक नहीं होता है, एक सिद्धांत नहीं होता है, बहुत सारे सिद्धांत इसमें लागू होते हैं, है ना। एकरूपता है, निरंतरता है, आनुवंशिक कारण भी होता है, वातावरण भी होता है, वैयक्तिक भिन्नता भी होता है कि नहीं, सामाजिक भी होता है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। 15 नंबर है कि संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, विवेक, बुद्धि एवं समस्या समाधान किस विकास का प्रमुख अंग माना जाता है? तो किसको मानेंगे? तो इसको माना जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर, इसको कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास को, है ना। संज्ञानात्मक विकास का ये प्रमुख अंग है। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण, संवेदनशीलता, विवेक है, बुद्धि है, आपका समस्या समाधान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर की, कक्षा 7 में एक विज्ञान अध्यापक को श्वसन की क्रियाविधि को प्रभावी ढंग से समझाने हेतु सहायक सामग्री उपयोग में लेना चाहिए।
है ना। तो कौन से सहायक सामग्री का उपयोग लेना चाहिए भाई? विज्ञान की अध्यापक हैं और उनको श्वसन की क्रियाविधि पढ़ाना है, चार्ट उनको लेना चाहिए, या अनुरक्षित उपकरण लेना चाहिए, या पाठ्य पुस्तक लेनी चाहिए, या पारदर्शिता लेनी चाहिए? तो उनको दोस्तों श्वसन की क्रियाविधि पढ़ाने के लिए पारदर्शिता उनको लेनी चाहिए, है ना, पारदर्शिता उनको लेनी चाहिए। ठीक है, पारदर्शिता का उपयोग करनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 117 नंबर। 117 नंबर सवाल कह रहा है कि शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है उसको क्या कहते हैं? तो स्वयं की गति से सीखने की गति को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों आपको अभिक्रमिक अनुदेशन। उसको क्या कहते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं इसको आगमन कहते हैं और नहीं निगमन कहते हैं और नहीं वृष्टिक कहते हैं। ठीक है, शिक्षा की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है अभिक्रमिक अनुदेशन कहा जाता है। यह शिक्षण की दोस्तों नई विधि है ना। ये जो शिक्षण की क्या है, एक नई विधि है और यह छात्रों को व्यक्तिगत अनुदेशन के लिए प्रयुक्त होती है, जिसमें छात्र सक्रिय होता है तथा स्वयं सीखता है। इसमें शिक्षक की शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। अगला प्रश्न है 118 नंबर की प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया, किसके द्वारा किया गया? प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्य दोस्तों या प्राप्य उद्देश्य का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों B.S. ब्लूम के द्वारा, है ना। B.S. ब्लूम के द्वारा किया गया है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। प्रदत्त शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? B.S. ब्लूम। अगला प्रश्न है आपका 119 नंबर दोस्तों कि शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? बताइएगा। शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं दल शिक्षण, है ना। इसको कहा जाता है दल शिक्षण। ठीक है, शिक्षकों के एक समूह के द्वारा किया जाने वाला शिक्षण दल शिक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है 120 नंबर के छात्रों के अर्जित ज्ञान की जांच करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली प्रविधि कौन सी है ना। तो ये प्रविधि कौन सी है? तो इस विधि को कहा जाता है परीक्षण विधि, है ना। इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को कहते हैं दोस्तों आपको परीक्षण विधि। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताइए ना। दल शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों, दल शिक्षण का सबसे पहले प्रयोग हुआ था आपका दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों यहाँ पर भारत में किया गया था। याद रखिएगा किसके द्वारा? भारत में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आंसर में ना यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया था, उसको आप सुधार लीजिएगा। 121 का आंसर ए होगा दोस्तों भारत में, और जो आंसर नीचे दिया गया उसमें टाइपिंग में सी हो गया है ना। उसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, सी नहीं होगा, अमेरिका नहीं होगा, भारत में दोस्तों सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था आपका। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वीकृतात्मक या ग्रहणशील मौखिक कौशल कौन सा है? स्वीकृतात्मक या ग्रहणशील मौखिक कौशल, तो इसको कहेंगे दोस्तों स्वीकृतात्मक ग्रहणशील मौखिक कौशल। इसको सुनना कहा जाता है ना। यह कौन से कौशल है? तो इसको सुनना है दोस्तों आपका। ठीक है, ओरल स्किल है। ठीक है, रिसेप्टिव ओरल स्किल इसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 123, खेल विधि के जन्मदाता कौन है? ये तो काफ़ी बढ़िया है और सबको पता होगा, खेल विधि फ्रोबेल। खेल विधि फ्रोबेल महोदय, है ना। किसको नहीं पता है? सबको पता होनी चाहिए। खेल विधि के जन्मदाता फ्रोबेल है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है 124 नंबर। 124 कह रहा है कि शिक्षक के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन कौन होगा? तो रटने को प्रोत्साहित करेंगे तो अधिगम पर बल थोड़ी पड़ेगा।
अग्र शिक्षण को तकनीक अपनाकर, ये भी ठीक नहीं है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित, ये भी ठीक नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ये बिल्कुल ठीक होगा, है ना। इसीलिए कहते हैं ना कि यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन को चारों पढ़िए। आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग बी मारेंगे, बी बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि आपका डी नंबर आपका बिल्कुल सही है इसीलिए, ठीक है। अगर डी नहीं रहता तब आप उसके तरफ थोड़ा बहुत सोच भी सकते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है ना। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना करके दोस्तों, है ना, शिक्षण के अधिगम पर बल देंगे। अगला प्रश्न है आपका 125 नंबर कि हाल के वर्षों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद निम्नलिखित में से किस शैक्षिक अनुसंधान पर बल दे रही है, बताइए, है ना। किस पर बल दे रही है? एनसीईआरटी, है ना। तो एनसीईआरटी जो बल दे रही है दोस्तों, वो आपका यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा भी हो जाएगा, उसके अलावा तकनीक शिक्षा भी हो जाएगा, है ना, आपको प्रौद्योगिकी शिक्षा भी हो जाएगा। एक से अधिक यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। एक से अधिक हमारा पर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा भी होगा और तकनीक शिक्षा भी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 126 नंबर। 126 कह रहा है कि निर्माणात्मक या रूपात्मक परीक्षण का सीधा संबंध किस विषय से है दोस्तों? निर्माणात्मक या रूपात्मक परीक्षण का जो संबंध है वो किस शिक्षण से है, किस विषय से है? तो ये कौन सा विषय होगा भैया? ये विषय हो जाएगा आपका पाठ्य वस्तु विश्लेषण, है ना। पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि इसको कहते हैं, ठीक है। पाठ्य वस्तु विश्लेषण नहीं, सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। पाठ्य वस्तु विश्लेषण, पाठ्यक्रम नहीं, पाठ्य वस्तु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 127 नंबर। 127 नंबर, और ये देखिए नंबर दिया गया है जहाँ से आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और यहाँ से आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, समान अध्ययन के भी और डीएलएड के भी, ठीक है। इसमें आपको मात्र 399 का चार्ज लगेगा जो आपको ऑनलाइन पे करना होगा, है ना। ऑनलाइन पे यानी कि फ़ोन पे, गूगल पे से इसी नंबर पे करना होगा, और इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे आपको भेज देना है स्क्रीनशॉट। फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे पर्सनली, ठीक है। तो ये रहा नंबर व्हाट्सएप का, और यही नंबर आपका ऑनलाइन पेमेंट करने का भी है। अगर आप नहीं चलाते हैं फ़ोन पे, गूगल पे, तो कोई बात नहीं है, आप अपने मित्र से भी करवा सकते हैं, लेकिन आपका जो भी व्हाट्सएप होगा उसी से हमें मैसेज कीजिएगा, समझ गए। चलिए जी, अगला प्रश्न है आपका 127, और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर भेजना है ना। जरूर भेजिएगा, तभी ना हम आपको जोड़ पाएंगे, अन्यथा कैसे जोड़ेंगे, कैसे पता चलेगा। अगला प्रश्न है 127 नंबर कि विद्यार्थी की अधिगम संबंधी समस्या के समाधान हेतु किया जाने वाला परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है? निदानात्मक, उपचारात्मक, संरचनात्मक या सकारात्मक? तो इसको कहते हैं भाई साहब उपचारात्मक परीक्षण, है ना, उपचारात्मक परीक्षण। नेक्स्ट है आपका 128 कि निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता कौन है? निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता कौन सी है, बताइएगा। निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता दोस्तों यहाँ पर क्या होगा ये बताइएगा। वस्तुनिष्ठता है, प्रामाणिकता है, प्रासंगिकता है, विश्वसनीयता है। तो यहाँ पर दोस्तों वस्तुनिष्ठता भी हो जाएगा, प्रामाणिकता भी हो जाएगा, प्रासंगिकता भी हो जाएगा, यानी कि हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक, है ना, एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 129 नंबर। 129 कह रहा है कि शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया से प्रभावित होने वाला कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? और एक चीज़ और जो आप लोग को पीडीएफ दिया गया है ना, जो आपका डीएलएड वाला सब्जेक्टिव जो दिया गया है 70 पेज का, उसको आप लोग कितने बार पढ़े हैं बताइएगा। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोग को, उसको ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, है ना। शॉर्ट नोट्स है, हर एक टॉपिक को वहाँ पर टच किया गया है, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको दिया गया है, ठीक है। 129 का हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर नंबर ई, है ना। यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी विद्यार्थी शिक्षण एक से अधिक यहाँ पर दोस्तों सही है।
है ना, यहाँ भी एक से अधिक सही है। इसीलिए शैक्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया से प्रभावित होने वाले कारक तो विद्यार्थी, शिक्षक हैं, अभिभावक, प्रशासक हैं, माता पिता हैं, है ना, यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 130 नंबर। 130 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शैक्षिक मूल्यांकन का मौलिक आधार किससे संबंध होता है। मौलिक आधार किससे संबंध होता है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो मौलिक आधार जो संबंध होता है मानसिक मूल्यांकन से, भावात्मक मूल्यांकन से, क्रियात्मक से, संसाधनात्मक से। देखिए यहाँ भी दोस्तों आपका मानसिक मूल्यांकन हो जाएगा, भावात्मक हो जाएगा, क्रियात्मक हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ भी आपका आंसर जो होगा वो एक से अधिक हो जाएगा आपका, है ना, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 131 नंबर की संकलनात्मक मूल्यांकन की संरचना किस पर आधारित होती है। संकलनात्मक मूल्यांकन की जो संरचना होती है ये किस पर आधारित होती है, तो ये भी सत्रांत संप्राप्ति से, अर्धवार्षिक से, संपूर्ण या सामान्यीकरण से, वार्षिक से। देखिए यहाँ भी जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर दोस्तों ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है ना। संकलनात्मक मूल्यांकन का मतलब है सत्रांत समाप्ति से भी, अर्धवार्षिक से भी, संपूर्ण या सामान्यीकरण से भी और वार्षिक से भी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 132 नंबर। कह रहा है कि संकलनात्मक मूल्यांकन के परिणामों की व्याख्या किस आधार पर की जाती है ना, किस आधार पर करते हैं बताइएगा। विषय एवं ज्ञान के अनुभव पर, कौशल अभिवृद्धि, वैल्यू क्षेत्र, संसाधन, है ना। तो संकलनात्मक मूल्यांकन जो हम लोग करते हैं वो दोस्तों करते हैं विषय ज्ञान और अनुभव के आधार पर करते हैं। ठीक है, विषय ज्ञान और अनुभव के आधार पर किया जाता है संकलनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, और संरचना में ये आपका सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 133 नंबर। 133 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस से विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है दोस्तों, है ना। किससे प्रभावित होगा, है ना, अक्षर है, शब्द है, पढ़ना है, व्याख्या करना है, समझना है, सभी चीज़ प्रभावित हो रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों वाचन कौशल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, वाचन वाचन वैकल्य दोस्तों, वाचन कौशल नहीं, वाचन वैकल्य। तो वाचन वैकल्य का मतलब देखिए, वाचन वैकल्य जो लिखा गया है ना, ये बिल्कुल दोस्तों एकदम हिंदी में लिखा गया है। इसको अगर कहेंगे, इसी को कहा जाता है दोस्तों वाचन वैकल्य को डिस्फेसिया। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं, एक मिनट में पेन चेंज कर लूँ, ये पेन ठीक नहीं है, हाँ इसको मैं लिखता हूँ। इसको कहते हैं दोस्तों डिस्फेसिया। ठीक है, इसको डिस्फेसिया भी कहा जाता है वाचन वैकल्य को, है ना। आंसर हो जाएगा सी नंबर। वाचन वैकल्य का मतलब होता है अधिगम क्षमता में विद्यार्थी को अक्षर है, शब्द है ना, उस शब्द को पढ़ने हैं, उनकी व्याख्या करना, उनको समझने में क्या होता है, प्रभाव होता है। एक होता है दोस्तों डिस्फेसिया। डिस्फेसिया यानी कि वाचन वैकल्य वही हुआ। तो डिस्फेसिया क्या है, तो यह एक भाषा एवं वाक संबंधी विकृति है ना, जिससे क्या होता है, ग्रसित जो बच्चे होते हैं उन्हें विचार की अभिव्यक्ति, व्याख्या में समय क्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक है, पढ़ने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है आपका 134 नंबर। 134 का आंसर क्या होगा बताइएगा। प्रश्न है कि गतिक दिव्यांगता, देखिए फिर से आ गया गतिक दिव्यांगता। गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए किससे बचना महत्वपूर्ण है ना, किससे बचना महत्वपूर्ण है बताइएगा। तो आपका आंसर होगा 134 का कि ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों में समतल करना, विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना, बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना। क्या होगा 134 का, देखिए 134 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, किससे बचना चाहिए, है ना, किससे बचना सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, इस चीज़ से बचना चाहिए दोस्तों। ऊपरी मंजिल पर कह रहा है ना, एकदम ऊपरी मंजिल पर कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला,
आवंटित करना। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये निचली मंजिल पर होनी चाहिए, है ना, इससे बचना चाहिए हमें। अगला प्रश्न है 135 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक, ध्यान दीजिएगा, कौन सा सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है ना, नहीं पूछ रहा है सृजनात्मक विद्यार्थी के पहचान से संबंधित। तो 35 का ऑप्शन दिया गया है उच्च क्रम समस्या समाधान, ये तो भैया सृजनात्मक बच्चा है। अभिसारी सोच, ये जैसे ही आ गया अभिसारी सोच तो ये गलत हो जाएगा। नवाचारी प्रयोग, ये तो सृजनात्मक बच्चा है। जिज्ञासा की प्रबल भावना, ये भी सृजनात्मक बच्चा है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। छांटने के लिए कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न है 136 नंबर। 136 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को किस रणनीति से बचना चाहिए? तो स्मृति सहायक विविधियां लागू करना, संगठनात्मक चार्ट बनाना, या फिर असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, या फिर आपका मानसिक चित्र का उपयोग करना। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर, असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है आपका 137 नंबर। 137 कह रहा है कि जब सीखी जाने वाली सामग्री हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। सीखी जाने वाली सामग्री कैसी हो ताकि बच्चे बेहतर सीखेंगे? तो सीखी जाने वाली सामग्री मौजूद ज्ञान से जुड़ी हो, है ना, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो, है ना, जो मौजूदा ज्ञान है उससे जुड़ी हो तो बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। 38 नंबर कह रहा है प्रश्न कि बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषता है? बताइए, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषता है? तो व्यवहारवादी कक्ष नहीं, ये तो गलत है। सामाजिक, जी हाँ, सामाजिक संरचनावादी कक्ष, शिक्षक केंद्रीय कक्ष, पाठ्यपुस्तक केंद्रीय कक्ष। तो बैठने में लचीलापन का मतलब है सामाजिक संरचनावाद, यानी कि उस क्लासरूम में सभी समाज के वर्ग के बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका 139 नंबर। 139 कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम किस प्रकार होगा? तो सरल प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा हो सकती है, या परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। क्या होगा दोस्तों आपका 139 का? तो एक प्रगतिशील कक्षा में जो अधिगम है एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है आपका 140 नंबर कि विद्यार्थियों को बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए। क्या बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए विद्यार्थी को? बताइएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र विचारक बनने के लिए। ठीक है, स्वतंत्र विचारक बनने के लिए। अगला प्रश्न है आपका 141 नंबर। 141 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपका कि क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए? क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थी को समायोजन हेतु एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए? तो दृश्य अवस्थित नोट्स, आवर्धन लेंस, बड़े आकार में छपी पाठ्य पुस्तक, या फिर अविश्वसनीय मानचित्र और आलेख। किस चीज से बचना चाहिए? तो दृश्य अव्यवस्थित नोट्स, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या लिख दिया है? अव्यवस्थित। तो अव्यवस्थित देगा तो क्या फायदा है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इससे बचना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 142 नंबर कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। लर्निंग विदाउट बर्डन एक समिति की रिपोर्ट है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? ये एक नंबर का सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। लर्निंग विदाउट बर्डन, आजकल इसी पर जोर दिया जा रहा है ना, कि बर्डन बच्चे पर नहीं डालना है हमको। ठीक है ना। तो ये जो रिपोर्ट है दोस्तों ये किस समिति का है? तो ये है प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोफेसर यशपाल महोदय का ये है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 143 की प्राथमिक बाल्यावस्था शिक्षा का उद्देश्य क्या है?
प्राथमिक बाल्यावस्था शिक्षा का उद्देश्य पूछ रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, पूरा ऑप्शन पढ़िए, है ना, सभी ऑप्शन को पढ़िए। 3R की शिक्षा देना, पोषक आहार देना, कुछ घंटे के लिए माता पिता को बच्चे संभालने से राहत देना, या फिर सामाजिकरण तथा प्रत्यक्षीकरण क्षमता को बढ़ाकर बच्चे को विद्यालय के लिए तैयार करना। 143 का क्या होगा? देखिए, प्राथमिक बाल्यावस्था की बात कर रहा है। प्राथमिक बाल्यावस्था शिक्षा का उद्देश्य जो है वो सामाजिकरण तथा प्रत्यक्षीकरण क्षमता को बढ़ाकर बच्चे को विद्यालय के लिए तैयार करना। ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। टाइपिंग में बहुत मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही, और टाइपिंग में दे दिया है सी नंबर। ठीक है, तो ये इसको भी आप सुधार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 144 नंबर। 144 है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, और आपको पता भी होगा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से और क्वेश्चन को गलत मत करिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर देखिए क्या मार रहे हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है दोस्तों, ये मौलाना अबुल कलाम के आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाते हैं, और ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और ये 11 सितंबर 2008 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाकर मौलाना आज़ाद की जयंती मनाने का फैसला किया था। ठीक है, तो 11 नवंबर को मनाया जाता है आपको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, शिक्षा दिवस और शिक्षक दिवस में अंतर है मेरे भाई, याद रखिएगा। शिक्षक दिवस मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर, है ना, यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है और ये मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर। ठीक है, याद रखना है। और 11 नवंबर को मनाते हैं, और ये कब शुरुआत हुआ था? 2008 से इसकी शुरुआत हुआ था मनमोहन सिंह के सरकार में, है ना। और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, याद रखिएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, विद्वान भी थे, दार्शनिक भी थे, भारत रत्न से भी उनको सम्मानित किया गया है ना। और शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। तो दोनों में अंतर है, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न नंबर है 145 नंबर। 145 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है? स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र चर किसको कहा जाता है? शिक्षक को, शिक्षार्थी को, संस्थान को, या माता पिता को? देखिए, शिक्षक को दोस्तों स्वतंत्र चर कहा गया है। ठीक है, शिक्षक को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 146 नंबर। 146 कह रहा है कि शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस लिए करते हैं? शिक्षक जो है दोस्तों, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस लिए करते हैं? तो छात्रों को मनोरंजन बनाने, शिक्षण को मनोरंजन बनाने के लिए, या छात्रों को ग्रहण शक्ति को बढ़ाने के लिए? क्या हो जाएगा आपका जो आंसर हो जाएगा? ग्रहण शक्ति को बढ़ाने के लिए, है ना। जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चे उसको कैसे ग्रहण कर सके। अगला प्रश्न है 147। करा निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? है ना, कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? क्या होगा? विभेदन स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, बोध स्तर। देखिए दोस्तों, स्मृति स्तर तो है, चिंतनशील स्तर भी है, बोध स्तर भी हो जाएगा। विभेदन स्तर नाम कभी सुने हैं? बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गलत ही हमसे पूछ रहा था, कौन सा स्तर नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 148। शिक्षा में प्रमुख बदलाव। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, शिक्षा में प्रमुख बदलाव शिक्षा केंद्रित से हुआ है। तो शिक्षा में प्रमुख बदलाव दोस्तों कौन से शिक्षा केंद्रित से हुआ है? शिक्षार्थी केंद्रित, अभिभावक केंद्रित, प्रबंधन केंद्रित, या धन केंद्रित? धन केंद्रित तो गलत हो गया, ये तो होगा नहीं, है ना। प्रबंधन केंद्रित भी नहीं होगा, अभिभावक केंद्रित भी नहीं होगा, शिक्षार्थी केंद्रित होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 149।
ध्यान दीजिएगा कि एनसीएफ 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कुछ होमवर्क समय की सिफारिश करता है, कुल होमवर्क समय की सिफारिश करता है। दिन में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, है ना। 10वीं 12वीं के छात्र के लिए दोस्तों कितने होमवर्क देना चाहिए, कितने घंटे के लिए? तो 149 का हो जाएगा दिन में 2 घंटे। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा, है ना। एनसीएफ के अनुसार ये निर्धारित किया गया है, हमारे अनुसार नहीं किया गया है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ की सिफारिश क्या है कि जो 10वीं और 12वीं के छात्र हैं उनको प्रतिदिन 2 घंटे होमवर्क पर खर्च करना चाहिए। ठीक है, 2 घंटे होमवर्क पर खर्च करना चाहिए, ध्यान रखना है। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, और जाते जाते वीडियो को आपको लाइक ज़रूर कर देना है, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ताकि 9 बजे से डेली आपकी टेस्ट होती है ना। 9 PM से रात्रि में 9 बजे रात्रि से डेली अभी टोटल 25 टेस्ट आपका हो गया है। ठीक है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र सामूहिक निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है। आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र सामूहिक निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है। और आपको PDF भी मिल जाएगा दोस्तों। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 78 57 82 43 10। ठीक है, ये नंबर है जहां आप हमारे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको PDF नोट्स भी मिल जाएगा। इसमें जुड़ने के लिए 399 का चार्ज भी आपको लगेगा, तभी आपको सारे मटेरियल मिल पाएंगे। ठीक है, समान अध्ययन का भी, DLED का भी पीछे जितना हो गया है वो सभी मिल जाएगा आपको क्रम से। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र सामूहिक निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है और खुली चर्चा सही उत्तर होगा। ठीक है, खुली चर्चा, क्योंकि दोस्तों आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का उद्देश्य क्या है कि छात्रों को सशक्त बनाना और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, है ना, जिसे खुली और समावेशी चर्चा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा हमारा A नंबर। ठीक है, तो आज का टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है। और आप हमारे जितने भी शिक्षक जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देना है जाते जाते, है ना। 9 बज गई है, 9 नहीं 10 से ज़्यादा समय हो गया है ना। 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास चल गई है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि DLED समान अध्ययन मिल जाएगा। जो भी हमारे नए शिक्षक हैं अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए, अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। 1 महीना आपके पास अभी टाइम है ना। और देखिए एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा या घटेगा अभी तो कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा, है ना। अगर एग्ज़ाम होना होगा, क्योंकि 13 जून को एग्ज़ाम का डेट दे दिया है, तो कुछ दिन के बाद आपको पता चल जाएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई भी न्यूज़ होगा तो आप लोग को ग्रुप में भेज दिया जाएगा। और नए टीचर जो हैं उनको 399 यहाँ पर चार्ज लगेगा। और जो पुराने शिक्षक हमारे यहाँ पहले से जुड़े हुए हैं और अगर फिर से जुड़ना चाहते हैं तो उनको मात्र 201 लगेगा, तभी उनको सारे मटेरियल मिल पाएंगे। ये नंबर आपको दिया गया है फ़ोन पे, गूगल पे, जहाँ से आप ऑनलाइन पे करके इस नंबर पे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये नंबर आपका क्या है तो व्हाट्सएप का भी यही नंबर है। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, उसके बाद पेमेंट करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। फिर आपको दोस्तों जोड़ दिया जाएगा और PDF वगैरह भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल इसी समय इसी चैनल पर दोस्तों। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।